So next example, evaluate the determinant 1a,b,c, 1b,ca, 1c,ab। अब इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर आप इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है मेरे पास। मैंने आपको मैपिंग में पहले ही बता दिया था। इसमें आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना मैपिंग ना सिमेट्री, ना विदाउट सिमेट्री, कुछ भी नहीं। जस्ट इसका आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है, देखो सिमेट्री विदाउट सिमेट्री ये सारी मैपिंग है। यहाँ पर लास्ट मैंने कहा लिखा हुआ है इफ़ एनी रो और कॉलम हैव ऑल द एलिमेंट्स आर सेम देन हम ये वाला स्टेप करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, R3 माइनस R1, या कॉलम पे भी लगा सकते हैं कॉलम 2, अगर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, अगर डिपेंड करता है कि वो रोज़ में एलिमेंट सेम है या कॉलम में एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है और इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डिटर्मिनेंट लिखते हैं A,B,C, 1B,C,A, 1C,AB। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिख लिया। मैंने आपको पहले बताया कि इस रो में सभी एलिमेंट सेम है। देखो मैंने आपको पहले बताया था मैपिंग में कि इफ़ एनी रो और कॉलम हैव ऑल एलिमेंट्स आर सेम, इस रो में इस कॉलम में सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है ना, 1 2 1 1 1, इस कॉलम में सभी एलिमेंट सेम हैं। और जब भी कॉलम में एलिमेंट सेम हो तो हम ये लगा सकते हैं रो 2 में से ये माइनस कर दो, रो 3 में से भी ये माइनस कर दो। इससे क्या होगा, यहाँ पर 2 0 बन जाएंगी। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 11 में बताया था कि अगर हमारे पास एक ही कॉलम में 2 0 बन जाएं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो 1/3 ही रह जाती है। ठीक है जी, तो मैं वही करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं दोनों स्टेप्स इकट्ठे लगाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, रो 2 में से, अब आपको बताया से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड रो 3 में से भी हम रो 1 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो रो 2 और रो 3 दोनों में से मैंने सेम रो को सब्ट्रैक्ट किया है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। मैंने आपको एग्जांपल नंबर 11 में अच्छे से समझा भी दिया कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो करते हैं। देखो रो 1 को वैसे लिख लो 1A,B,C। ठीक है, अब देखो रो 2 माइनस रो 1, यहाँ पर कौन है 1, यहाँ पर कौन है 1, तो 0, यहाँ पर कौन है B, यहाँ पर कौन है A, तो कितना आ गया B माइनस A। यहाँ पर कौन है CA, यहाँ पर कौन है BC, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसा करो आप C कॉमन ले लो, A माइनस B। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रो 3 में से भी मुझे रो 1 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, रो 3 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, तो कितना आ गया C माइनस A। यहाँ पर A भी है, यहाँ पर BC है, तो इनमें से B कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा A माइनस C। तो देखो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 स्टेप लगा के इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई भी गलत स्टेप नहीं है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि मुझे आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के और भी आस्पेक्ट सिखाने हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी बातें और बतानी है आपको, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। देखो अगर आप जिस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो 1A,B,C 0, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर A माइनस B है, यहाँ पर B माइनस A। ठीक है, अब चाहो तो आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसको A माइनस B बना सकते हो। देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना बन गया देखो माइनस A प्लस B मैंने सही लिखा है। ये क्यों किया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं 0, यहाँ पे A माइनस C, यहाँ पर C माइनस A है, तो माइनस कॉमन ले लो। अब ये मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये वाला स्टेप यूज़ होगा और आपको आगे जाके दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्लियर देखो इस रो में से A माइनस बी मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। A माइनस सी कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो 0 है। देखो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि मैं किसी भी एक रो में से कोई कांस्टेंट कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन है A माइनस बी
फ्रॉम रो 2 एंड यहाँ पर कौन है a माइनस सी फ्रॉम R3। मैं रो 3 में से a माइनस सी को बाहर ले रहा हूँ, रो 2 में से a माइनस बी को। तो देखो यहाँ से a माइनस बी बाहर आ गया ना, और यहाँ से a माइनस सी, उसको आप लिख लो। यहाँ पर 1 a b c, यहाँ पर 0, यहाँ पर कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा -1, यहाँ पर c, यहाँ पर 0, ये कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पर -1, यहाँ पर b। ठीक है जी। अब देखो, अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो सकता है कि यहाँ पर आप 0 बना सकते हो एक और, इसको इसमें मतलब सब्ट्रैक्ट करके 0 बना सकते हो, बट कुछ ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है, बहुत इजी सी कैलकुलेशन है। तो हम कर देते हैं, हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिंग, जो हम हमेशा करते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू R1। हम इसको रो 1 से एक्सपेंड करने वाले हैं, इज इक्वल टू, तो a माइनस बी और a माइनस सी को आप वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब इसको हमें एक्सपेंड करना है ना, तो मैं यहाँ पर करूँगा, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले +1 लिख लिया मैंने, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो आप, तो कितना रह गया -1 सी और b। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है, नेगेटिव का साइन -a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, a वाली रो और a वाली कॉलम को छोड़ देंगे, तो कितना रह गया 0 0 सी बी। ठीक है, वैसे मैं आपको पहले बताया था कि इनको लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली ये 0 ही बनेगा, जस्ट आपको समझाने के लिए एक बार कर लेते हैं। लास्ट में कौन लिखेंगे हम, +bc। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 -1 0 -1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये आपके सामने आपका मतलब कि जब हमने एक्सपेंड किया था इसको, अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखो लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, और जो बाकी रह गया इसी तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत इजी कैलकुलेशन है हमारे लिए, a माइनस बी, a माइनस सी, यहाँ पर 1 इंटू -b माइनस सी। ठीक है जी, -a 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, प्लस bc 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो a माइनस बी, a माइनस सी, और यहाँ पर कितना आएगा +c, मतलब इतना कुछ बनेगा -b + c, 1 को छोड़ दो, -a, यहाँ ब्रैकेट डाल लो, -a इंटू 0 0, प्लस bc इंटू 0 0। ठीक, अब ये जो हमारा आंसर है ये ओके है बिल्कुल, बट अगर आप NCERT के आंसर से मैच करना चाहते हो तो वो भी कर लेते हैं, a माइनस बी। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना NCERT में जो आपका आंसर है वो कुछ ऐसा है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस सी। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, a माइनस सी, यहाँ पर कितना है, c माइनस a। तो आप यहाँ से ना माइनस को कॉमन ले लो, जस्ट NCERT से आंसर को मैच करने के लिए। a माइनस सी है ना, तो मैंने लिख लिया -c माइनस a। अब यहाँ पर भी b माइनस सी चाहिए ना, तो यहाँ से भी आप माइनस को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा प्लस b माइनस सी, -b + c, सही लिखा है ना, -c + a। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो कितना आंसर आएगा a माइनस बी। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें पहले ही पता था हमें क्या करना है। जैसे ही मैंने देखा कि कॉलम 1 में सभी एलिमेंट सेम है, मतलब 1 1 1, तो मैंने ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, सब्ट्रैक्ट किया। अब चाहता तो मैं वहीं पर एक्सपेंड कर सकता था और हमारा आंसर यही आएगा, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। बट क्योंकि कुछ और बातें मुझे आपको बतानी थी तो मैंने वहाँ से a माइनस बी और a माइनस सी को कॉमन ले लिया, उसके बाद उसको एक्सपेंड किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट। अब यहाँ पर हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है b + c a b, c + a b, c a + b, और इसका हमें आंसर प्रूव करवाना है 4 × a b c।
अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी नॉर्मली सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि हमें किसी डिटर्मिनेंट का आंसर या तो प्रूव करना होगा या हमें उसको इवेल्युएट करना होगा। एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है वो लिख लेते हैं, बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है, इसको हमें मतलब इवेल्युएट करना है और इसका आंसर कितना आना चाहिए 4 टाइम्स ए बी सी। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको भी हम मैपिंग की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक वे मिले। ठीक है, अब देखो हमारी मैपिंग के अकॉर्डिंग सिमेट्री विदाउट सिमेट्री। अब देखो अगर इसमें आप देखो बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, ऐसा कुछ है। ठीक है, मतलब ये सिमेट्री के अंदर तो है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वन विद ऑल एलिमेंट्स आर सेम इन वन ऑल रोज एंड कॉलम्स। देखो बी प्लस सी यहाँ पर है बट बी प्लस सी यहाँ पर नहीं है, सी प्लस ए यहाँ पर है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये इस कैटेगरी में तो नहीं है, मतलब ये एनी अदर सिमेट्री है। और जब भी हमारा क्वेश्चन एनी अदर सिमेट्री में आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, या तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं और यहाँ हम कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 0 बना सकते हैं ताकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व करने में हमें ईजी रहे। ठीक है, अब देखो मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है, और कॉमन भी आपने इस तरह से लेना है कि वो जो टर्म्स है वो इजी बने। ऐसा नहीं है कि कॉमन आप ले लो बट अंदर वाली जो टर्म्स है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएं। जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखो अगर आप चाहो तो फर्स्ट रो में से ए को कॉमन ले सकते हो, बट ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया क्योंकि ये डिवाइड में आ गई टर्म्स, तो इस तरह के स्टेप्स नहीं आपने करने। कॉमन तो हम हमेशा हर जगह से कुछ भी निकाल सकते हैं, बट ऐसे स्टेप्स आपने अवॉइड करने हैं। तो अगर कॉमन भी नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ 0 बन जाए। जैसे देखो b प्लस सी है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है। अगर इस रो में से मैं इस b को और इस c को, मतलब इस रो को और इस रो को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। अब 0 बनाने का हमें फ़ायदा है, 0 से हमारी थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। तो ऐसा करते हैं, पहले यही स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो कि रो 1 में से मैं रो 1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ माइनस रो 2 माइनस रो 3, मैं ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तो करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। रो 1 में कौन है b प्लस सी, रो 2 में कौन है b, रो 3 में कौन है c, सॉरी यहाँ b आएगा। ठीक है, तो माइनस b प्लस c माइनस c कितना आ गया 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। अब इसकी बात कर लेते हैं, a माइनस रो 2 में कौन है c प्लस ए माइनस यहाँ पर कौन है c, तो a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2c, तो यहाँ पर माइनस 2c। रो 1 में a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर a प्लस b है, तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ये भी कैंसिल आउट, तो कितना आ गया माइनस 2b, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2b। तो हमने 0 बना लिया। ठीक है, अब बाकी क्या रह गया b, वो रो 2 को भी वैसे लिख लो, रो 3 को भी वैसे लिख लो। ठीक है जी, अब देखो जैसे ही आपने एक मतलब ऑपरेशन लगा लिया उसके बाद अपने डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, फिर से सारा कुछ वैसे सोचने की कोशिश करो कि क्या कोई सिमेट्री बन रही है, कुछ कॉमन आ रहा है, या कुछ मैं 0 बना सकता हूँ और या नहीं। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस 2c, यहाँ पर माइनस 2b है। इस रो में से मैं माइनस 2 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपको पता है, मैं किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में से मैं कुछ भी कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर -2 फ्रॉम रो 1। देखो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन में सबसे इजी बात भी यही है कि आप कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हो। आपके स्टेप्स कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं आपकी एनसीईआरटी से,
और सबसे मुश्किल बात भी यही है कि इसमें सभी के स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, और यही मेन कारण है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको मैपिंग देने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो। अगर आप उसको स्टार्ट करोगे ना, तो उसके बाद आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा कि मुझे आगे क्वेश्चन में करना क्या है। अब देखो -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू विच एम्प्लाइज, तो -2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर C, यहाँ पर B C प्लस A B C A प्लस B। ठीक है, अब देखो, अब फिर से हमने ऑपरेशन लगा लिया। अब देखो क्या आप और 0 बना सकते हो या कुछ और कॉमन तो नहीं आ रहा, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि NCERT वालों ने यहीं से मतलब कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया और उनका आंसर आ गया। मैंने आपको वैसे बताया कि आप डिटर्मिनेंट को जब चाहे, जब आपका मन करे, आपको लगता है कि इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता या प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकता, आप एक्सपेंड कर सकते हो। बट मेरी आदत है कि मैं आपको थोड़ा सा मतलब कि साथ साथ कुछ जो बातें हैं वो आपको बताता चलूँ, ताकि आपको आगे जाके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैंने -2 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, एक गलती, एक सही स्टेप। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम वाइज भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसा मैट्रिसेस की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में था। हमने रो पर ऑपरेशन लगाया ना, हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं सेम क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पर पहुँच गए। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि सर हम और भी 0 बना सकते हैं। यस, आप बिल्कुल बना सकते हो। ठीक, अब देखो ये B है, ये B है, इसको मैं 0 बना सकता हूँ। अब यहाँ पर ना 2 स्टेप्स हो सकते हैं, ये कॉलम 1 में, ये कॉलम 3 में। आपको दोनों एक्सप्लेन करूँगा। देखो, अब ये भी कर सकते हो आप, कॉलम 1 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप ये भी कर सकते हो कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों कर सकते हो, बट इनमें से एक स्टेप सही है, एक गलत है, और ये वाला जो स्टेप है ये गलत है और ये सही है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्टेप सही है, कौन सा गलत है? याद करो, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपने खुद की बनाई हुई 0 खराब नहीं करनी। अगर आप C1 - C3 करोगे, इस कॉलम में से इसको माइनस करोगे, ये 0 बन जाएगा, बट ये जो 0 है ये ख़राब हो जाएगा, 0 - B बन जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसे स्टेप्स नहीं करने, इसलिए मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ। तो मैं यही वाला करने लगा हूँ। कौन सा स्टेप है हमारा? C3 पर मैं ऑपरेट करूँगा, C3 - C1। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो C3 - C1, देखो कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हम रो और कॉलम इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखो -2 कॉलम 3 पे लगाना है ना, तो कॉलम 1 को वैसे ही लिख लो, C प्लस A C। अब कॉलम 3 पे लगाना, अब रुक जाओ, कॉलम 3 में यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर कॉलम 1 में क्या है 0, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कितना आएगा B। ठीक है, यहाँ पर कितना है कॉलम 3 में B, यहाँ पर कितना है B, कितना आएगा 0, जो 0 हम खुद बनाना चाह रहे थे। यहाँ पर कितना है A प्लस B, यहाँ पर कितना है C, तो कितना आएगा A प्लस B माइनस C। ठीक है, अब देखो, अब फिर से देखो अपने क्वेश्चन को कि क्या आप और 0 बना सकते हो या नहीं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, मतलब मैं 0 बना सकता हूँ। और फिर से आप 2 स्टेप लगा सकते हो। आप रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको पता है कि आपको कौन सा करना है। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली जो 0 है ख़राब हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, रो 3 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। तो रो 3 माइनस रो 1। देखो ये मेरा जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी वालों ने यहीं पर इसको एक्सपेंड कर दिया। मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पर भी कर सकते हो, आप यहाँ पर भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप यहाँ पर भी एक्सपेंड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप 0 बना सकते हो तो बना लो। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी प्रॉपर्टीज़ की और आपको क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस हम कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप एनसीईआरटी कैलकुलेशन लिखोगे इसके बाद तो काफ़ी कैलकुलेशन है वहाँ पर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कि अगर कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो आपसे गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे।
ठीक है, तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी आती है या ये प्रॉपर्टी लगानी आती है तो आप ये भी लगा लोगे। ठीक है, तो -2, देखो रो 1 को आप वैसे ही लिख लो, रो 2 को भी आप वैसे ही लिख लो, रो 3, अब देखो रो 3 पे ऑपरेट करना है ना, तो रो 3 माइनस रो 1, रो 3 में कौन है C, रो 1 में कौन है 0, तो कितना आएगा C, रो 3 में C, रो 3 में सॉरी C, रो 1 में भी C, तो कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ पर कौन है A प्लस B माइनस C, माइनस यहाँ पर कौन है रो 1 में B, ये कैंसिल आउट, तो कितना आएगा A माइनस C। तो देख लो हमने कोशिश की है मैपिंग के अकॉर्डिंग, जितने मैक्सिमम 0 बना लोगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी कम होगी। 0 0 0। अब देखो और कोई भी 0 मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग थ्रू हमेशा की तरह रो 1, इसको रो 1 से हम एक्सपेंड कर देंगे, तो कर देते हैं। -2 तो बाहर ही है, अब यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो आप। ठीक है, तो 0। अब देखो रो 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पता है कि रो 1 में पहले क्या आएगा, पॉजिटिव 0, और वैसे भी इस टर्म को मैं स्किप कर सकता हूँ कि 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, मतलब लिखने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बट आपके लिए मैं लिखूँगा। तो रो 1 में क्या है 0, तो उसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास कितना बच गया, C प्लस A 0 0 A माइनस C। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या है माइनस, तो -C, इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ दो, तो कितना रह गया B C 0 A माइनस C। अब आगे चलते हैं, प्लस, आगे क्या है प्लस, अब उसके आगे क्या है B, यहाँ पर क्या है B, अब B वाली रो और B वाली कॉलम को छोड़ दो, तो कितना बच गया B C प्लस A 0। तो ये देखो इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक कर लिया, अब नेक्स्ट पेज पे इसको एक्सपेंड भी कर देता हूँ। अब देखना आप हमारी कैलकुलेशन और NCERT कैलकुलेशन में कितना डिफरेंस है। अब देखो इसको एक्सपेंड करते हैं। अब आपको पता है हमेशा की तरह, देखो इसको हमने ब्रेक कर लिया ना, तो एक्सपेंड करना है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, और बाद में जो बाकी रह जाएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो देखो इस -2 को आप बाहर रखो, 0 इंटू C प्लस A, ये जस्ट मैं आपके लिख रहा हूँ, वैसे मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, C प्लस A को मैंने A माइनस C से मल्टीप्लाई किया, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 माइनस C। अब आगे चलते हैं, B लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, B को मुझे मल्टीप्लाई करना है A माइनस C से। ठीक है, माइनस C को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0 से, कितना आएगा 0 प्लस B। अब सेम यहाँ पर है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप B इंटू 0 0 माइनस C इंटू C प्लस A। ठीक है, अब देखो अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है 0 इंटू समथिंग कितना होगा, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 0 इंटू समथिंग कितना होगा 0, तो इसको मैं यहाँ पर सीधा 0 ही लिखूँगा। ठीक है, माइनस C। अब आगे चलते हैं, कितना बनेगा AB माइनस BC, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस B 0 माइनस C को इससे करेंगे तो माइनस C स्क्वायर, माइनस C को A से करेंगे माइनस AC। तो ये हमारी सिर्फ कैलकुलेशन है इतनी सी। ठीक है, विच एम्प्लाइज -2 इंटू कितना बनेगा -ABC, इस माइनस C को अब अंदर ले जाओ, प्लस BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस ABC। तो इतना रह गया। अब आपके सामने है प्लस BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास कितना बच गया -2 टाइम्स अंदर कितना है -ABC माइनस 2ABC, तो कितना बन गया 4 टाइम्स ABC। अब आप मेरे को बताओ कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो कितनी मुश्किल थी। बहुत इजी कैलकुलेशन थी। तो देख लो हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो विच एम्प्लाइज, हमने अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, B प्लस C A B, C प्लस A B, C A प्लस B,
और जब इसको हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में अच्छे से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है और यही एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट में जो बच्चों को मुश्किल लगती है। तो इसलिए मैं इस पर बहुत टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। अदरवाइज डिटर्मिनेंट में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस एक्सरसाइज को छोड़ के, ठीक है। और इसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन स्टार्ट करना नहीं आता। तो मैं आपको हर एक वो वे दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट भी कर पाओ, जैसे मैपिंग की हेल्प से, और उसके बाद हम क्वेश्चंस में क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट मतलब एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पहले ही दी गई है कितनी है 0। देन शो दैट, हमें ये प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो लाइन लिखी गई है ना, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बस इस पर ध्यान देते हैं और इस पर, इसको भूल जाते हैं। इसके बिना ये क्वेश्चन प्रूव नहीं हो सकता, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये गिवन है ना, तो इसी से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिख लो वी हैव, तो देखो एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। तो ये हमें गिवन है। अब देखो इसकी हमें वैल्यू कितनी गिवन है 0। इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। यहाँ पर देखो सिंगल टर्म टू टर्म्स, सिंगल टर्म टू टर्म्स, सिंगल टर्म टू टर्म्स। तो सबसे पहले ना हम इसको जो लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, सॉरी सेकंड लास्ट, उसकी हम हेल्प से इसको ब्रेक कर लेते हैं। आपको बताया कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स में एक्सप्रेस की गई हो तो उसको हम प्लस में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम रोज़ को वैसे ही, सेम रोज़ को वैसे ही, तो सेम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो एक्स वाई और जेड, कॉलम को मैंने वैसे लिख लिया, कॉलम को मैंने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर कितना है 1 1 1 प्लस, अब आगे चलते हैं, सेम कॉलम को वैसे ही लिख लो, सेम कॉलम को वैसे ही लिख लो। यहाँ पर कितना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर मैंने ऐसे किया था ना, a प्लस बी को मैं लिखा a b c प्लस d e प्लस f। तो सेम यहाँ पर है 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, सेम कॉलम्स को मैंने वैसे लिख लिया। तो इस तरह से हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपके लिए लिख देता हूँ, अगर आपने करना है तो बाय यूजिंग, आपकी रेफरेंस के लिख देता हूँ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5th, ठीक है, कि हमने प्रॉपर्टी 5th यहाँ पर यूज़ की है। अब देखो हमारे पास 1 से 2 डिटर्मिनेंट बन गए, ठीक। अगर आप अब देखो हमने इसको अल्टीमेटली सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें पता है कितना है 0, और वहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इनको कोशिश करेंगे कि ईजी बने ये। अब ईजी कैसे बनेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अगर आप अपने इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, इसको एक बार छोड़ दो। तो आपको पता है कि मैंने मैपिंग में आपको क्या बोला था, मैपिंग में हमने हमेशा यही बोला है कि इसमें कोई सिमेट्री, जैसे सिमेट्री तो है, एनी अदर सिमेट्री है, ये वाली सिमेट्री नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सभी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसमें सारे एक्स हैं, इसमें सारे वाई हैं, इसमें सारे जेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप्स हो सकते हैं कि या तो कुछ कॉमन निकाल लो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसमें सारे एक्स हैं, इसमें सारे वाई हैं, इसमें सारे जेड हैं, तो मैं बड़े आराम से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो देखो मैं वही करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर
एक्स फ्रॉम रो 1, वाई फ्रॉम रो 2 एंड जेड फ्रॉम रो 3। अब यहाँ पर मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ कि डिटर्मिनेंट 2, ठीक है, मतलब ये डिटर्मिनेंट हमारा 2 है। जस्ट आपके लिए, आपको एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डिटर्मिनेंट 1 है, ताकि आपको पता लगे कि मैं प्रॉपर्टी इस डिटर्मिनेंट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो लगाते हैं, तो कितना आएगा आपके पास, इसको तो वैसे लिख लो एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जेड स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से x बाहर आ गया ना, यहाँ से y, यहाँ से z। तो देखो अंदर कितना रह गया, यहाँ से x बाहर है ना, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर x, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ से y बाहर है ना 1, यहाँ पर y, यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर z, यहाँ पर z स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो हमने मतलब कि जो कॉमन निकल रहा था वो कॉमन निकाल दिया। अब अगर आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को देखो आपस में, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अगर आप देखो तो ये क्या है, 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी टर्म्स ही हैं बट शफल करके लिखी गई हैं, 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि माइनस का डिफरेंस आ जाता है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट 1, आपको पता है ना डिटर्मिनेंट 1 ये वाला है, तो मैं इस पर ऑपरेट करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको ना मैं इधर ले आता हूँ इसको, तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम 3 को कॉलम 2 से मतलब कि एक्सचेंज करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट 1 में, ठीक है। तो करते हैं, तो देखो कितना आएगा, कॉलम 1 को वैसे ही लिख लो। अब कॉलम 2 को कॉलम 3 से मैंने एक्सचेंज किया, कॉलम 2 को कॉलम 3 से, यहाँ पर कितना आएगा 1 1 1, यहाँ पर x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर। और अगर ऐसा होता है तो बाहर कितना आएगा -1। आपको पता है माइनस का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है, प्लस x y z, इसको आप ऐसे लिख लो। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं दोनों डिटर्मिनेंट्स को एक जैसा बना पाऊँ। उससे क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी भी हमारा सेम नहीं है। अब फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, अब फिर से मैं देखो इस कॉलम को यहाँ पर, इस कॉलम को यहाँ पर लिख सकता हूँ। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 को भी मैं आपस में एक्सचेंज कर सकता हूँ। कौन से डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट 1 की, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। अब देखो यहाँ पर मैंने दोबारा से लिखा है, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक्सचेंज करूँगा डिटर्मिनेंट 1 में, तो क्या होगा, देखो -1 पहले से ही है, एक माइनस और आ जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर दो एक्सचेंज, 1 1 1, ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। और डिटर्मिनेंट सेकंड को आप वैसे ही लिख दो। ठीक है। अब इससे मेरे को फ़ायदा क्या हुआ, देखो दोनों बिल्कुल सेम बन गए। अब सेम बन, देखो यहाँ पर -1 के स्क्वायर को देख के डरो मत। यहाँ पर जब भी हम कोई भी दो कॉलम या दो रो को एक्सचेंज करते हैं तो माइनस का डिफरेंस आता है। पहले माइनस का डिफरेंस आया, मैंने फिर एक्सचेंज किया, फिर माइनस आया। मतलब ऐसा समझ सकते हो आप कि जो -1 है, कि -1 पहले भी था, -1 फिर से आ गया, तो माइनस माइनस कितना बन गया, -1 का स्क्वायर। तो ऐसा कुछ लिखा है मैंने। तो -1 का स्क्वायर प्लस ही रह जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर, ठीक है, प्लस xyz, 1x स्क्वायर, 1y स्क्वायर, 1z स्क्वायर। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। अब देखो ये भी सेम डिटर्मिनेंट है, ये भी सेम डिटर्मिनेंट है,
तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट इसकी इस मैट्रिक्स की कोई वैल्यू है ना कुछ आंसर तो आएगा, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो अगर आप कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, ये डिटर्मिनेंट है ना, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बच गया 1, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया अंदर कितना बच गया x y और z, 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि यस हम क्वेश्चन अपना सही कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 0। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो जो भी हमारा डिटर्मिनेंट था, पहले हमने 1 से 2 किए, उनको सॉल्व किया और अल्टीमेटली फिर से हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन गया। और ये जो डिटर्मिनेंट है ये बहुत ईजी है, इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, मतलब एक्सपैंड भी कर सकते हैं, इस पर प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल 13th एग्जाम्पल के जैसा है। और एग्जाम्पल को भी छोड़ो, मैंने आपको मैपिंग में बताया था कि मैपिंग में लास्ट लाइन इफ़ एनी रो और कॉलम हैव ऑल द एलिमेंट्स आर सेम, तब हम ये वाली ऑपरेशन लगा सकते हैं, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 और कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस कॉलम में सभी एलिमेंट्स क्या हैं, सेम 1 1 1, तो मतलब मैं रो वाली ऑपरेशन लगाऊंगा। अगर कॉलम में एलिमेंट सेम हो तो रो वाले, और अगर रो में एलिमेंट सेम हो तो कॉलम वाले ऑपरेशन लगा सकता हूँ। तो मैं यही ऑपरेशन यहाँ पर लगाने वाला हूँ बिना कुछ सोचे समझे। तो देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, रो 2 माइनस रो 1, और मैंने आपको बताया था कि हम दोनों रो में से, जैसे रो 3 की बात कर लेते हैं, रो 3 में से भी मैं रो 1 को ही सब्ट्रैक्ट करूँगा। ये दोनों रो सेम होनी चाहिए जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन में गलती हो सकती है। तो देखो करते हैं, तो यहाँ पर पहले से कितना है 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। रो 1 को वैसे ही लिख लो आप, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो रो 2 माइनस रो 1, यहाँ पर 1 है, रो 1 में 1 है, कितना आएगा 0। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, कितना आया y माइनस एक्स। यहाँ पर y स्क्वायर है, वहाँ पर x स्क्वायर है, तो कितना आया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सेम वे से रो 3 वाला भी कर लो, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 में 1 है, रो 1 में भी 1 है, तो 0, ठीक है। z यहाँ पर x है, मतलब देखो यहाँ पर z, यहाँ पर x, तो कितना आएगा z माइनस एक्स। सेम वे से देखो यहाँ पर z स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख लो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारी कॉलम में 2 0 बन चुके हैं, इसको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो देखो ध्यान से देखना इसको, और ये वैसे भी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 1 एक्स स्क्वायर 0 y माइनस एक्स। अब आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कितनी होती है a माइनस बी a प्लस बी। देखो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी a प्लस बी। अब यहाँ पर कौन है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, में क्या लिखूँगा y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। सेम वे से यहाँ पर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, में क्या लिखूँगा z माइनस एक्स z प्लस एक्स, ठीक है। तो 0 z माइनस एक्स z माइनस एक्स z प्लस एक्स। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका मैं फ़ायदा क्या है, बहुत फ़ायदा है, देखना, ठीक है। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ बिकॉज मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है। अब देखो इससे में फ़ायदा क्या होगा, y माइनस एक्स यहाँ पर 0, z माइनस एक्स यहाँ पर 0। मैं इसको कॉमन फैक्टर निकाल सकता हूँ, ये y माइनस एक्स। आपको पता है प्रॉपर्टी 4, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से मैं कुछ भी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दो टेकिंग आउट
कॉमन फैक्टर y माइनस एक्स फ्रॉम रो 2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम रो 3। ठीक है, तो मैं ये स्टेप करने वाला हूँ। तो देखो 1 प्लस एक्स वाई जेड, अब y माइनस एक्स भी बाहर आ गया, z माइनस एक्स भी बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया? देखो रो 1 को वैसे ही लिख लो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर y प्लस एक्स, क्योंकि y माइनस एक्स यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर। सेम यहाँ पर 0, यहाँ से बाहर, z माइनस एक्स तो 1, यहाँ पर z प्लस एक्स। तो इस तरह से मैंने कॉमन निकाल लिया। अब देखो काफ़ी सॉल्व हो चुका है, अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख दो एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1। मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करने वाला हूँ, तो करते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स z माइनस एक्स, यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो आप। पहले इसको ब्रेक करेंगे ना, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो देखो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को आप छोड़ दो, 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो, कितना आएगा? 1 1 y प्लस एक्स z प्लस एक्स। आगे कितना है आपको पता है? आगे कितना होता है? नेगेटिव माइनस एक्स वाली रो और सॉरी एक्स वाई रो और एक्स वाली कॉलम को छोड़ दो, तो कितना आएगा? 0 0 y प्लस एक्स z प्लस एक्स। ठीक है, अब सेम वे से आगे कितना है? प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली रो और एक्स स्क्वायर वाली कॉलम को आप छोड़ दो, तो कितना आ गया आपके पास? 0 0 1 1। तो देख लो हमने डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लिया। अब इसको एक्सपेंड करना है, वो भी कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लिया। अब देखो इनमें से बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपके लिए लिखी हैं, जैसे ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो कैसे करेंगे एक्सपेंड इसको? लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप, लेफ़्ट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स z माइनस एक्स 1 इंटू, इसको करो z प्लस एक्स माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, यहाँ पर भी कर लो, तो y प्लस एक्स, यहाँ ब्रैकेट डाल लिया करो क्योंकि यहाँ पर माइनस है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ पर माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं डालते, वो ऐसा लगेगा माइनस वाई प्लस एक्स, वो गलत है। ये कितना है? माइनस वाई माइनस एक्स, जब ये माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स। अब देखना 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, इसलिए लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। प्लस एक्स स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो आगे चलते हैं, 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, z माइनस एक्स। ठीक है, तो 1, ये कितना बनेगा? z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, x इंटू 0 0, एक्स स्क्वायर इंटू 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बच गया? 1 प्लस एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स z माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना बच गया? z माइनस वाई। तो देख लो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंस हमने एक्चुअली अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब, यहाँ से स्टार्ट किया था। बट ये हमें गिवन था कि इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ये मैंने जस्ट आपके लिए लिखा है। ठीक है, वैसे आपको पता है हमने अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था, आप लास्ट पेज पे जाके चेक भी कर सकते हो। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, उसको मैंने ब्रेक किया 2 डिटर्मिनेंट में। जैसे मैंने ब्रेक किया, मैंने देखा कि दोनों डिटर्मिनेंट क्या आ रहे हैं? सेम। तो मैंने अल्टीमेटली एक डिटर्मिनेंट को पकड़ा, उसको सॉल्व किया और हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। बट इसकी वैल्यू कितनी है?
इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0, विच एम्प्लाइज 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी है, अल्टीमेटली यही है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये भी कितनी आएगी 0। अब यहाँ पर पहुँच गए। देखो अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना था कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, बट हमारे पास काफ़ी कुछ आ रहा है। अब यहाँ पर हमें वो काम आएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं लिख देता हूँ, सिंस एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, since x, y, z are different, therefore x minus y not equal to 0, z minus x not equal to 0, z minus y not equal to 0। अब आप बोलोगे सर क्यों, अब उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको रफ में। देखो 1 2 3 4 नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो 0 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि y माइनस एक्स अगर ये 0 होगा, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू एक्स, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, विच एम्प्लाइज z इज इक्वल टू एक्स, z माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, विच एम्प्लाइज z इज इक्वल टू y। दैट मीन्स ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है तीनों आपस में इक्वल आ गए। बट हमें क्या बोला गया है कि x y z आर डिफरेंट, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये सभी डिफरेंट हैं, तो दैट मीन्स ये भी पक्का 0 नहीं होगा, ये भी पक्का 0 नहीं होगा, ये भी पक्का 0 नहीं होगा, ये भी पक्का 0 नहीं होगा। और अगर ये तीनों 0 नहीं हो सकते बट इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 है। देखो ये तीनों 0 नहीं हो सकते, ये तीनों 0 नहीं है, ना ये ना ये ना ये, बट इसका आंसर कितना आ रहा है 0। ये तभी पॉसिबल है अगर इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, ये तभी पॉसिबल है ना कि ये तीनों नंबर नॉन ज़ीरो हैं। किसी भी नॉन ज़ीरो, मान लो ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, अब इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 0 लाना है तो मुझे इसको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब विच एम्प्लाइज ये जो आंसर है 1 प्लस एक्स वाई जेड, मतलब ये जो टर्म है ये पक्का क्या होगी 0, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो देख लो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में टाइम लगा बट नया कुछ नहीं किया। डिटर्मिनेंट को ब्रेक किया 2 में, उसको इजी कर लिया। अब जैसे ही डिटर्मिनेंट हमारा इजी हो गया उस पर मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई, एक्सपैंड किया, अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में गिवन था कि ये डिफरेंट है तो ये 0 नहीं हो सकते, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल शो दैट, अब यहाँ पर हमें कोई डिटर्मिनेंट गिवन है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, और इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आना चाहिए। यहाँ पर 2 आंसर्स गिवन है। देखो ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। अब 2 आंसर का कुछ भी मतलब नहीं है, ये दोनों एक ही बात है। मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मान लो ये फर्स्ट आंसर है ना, तो अब ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। 1 से करेंगे तो ए बी सी, 1 बाई ए से करेंगे तो इतना आएगा, 1 बाई बी से करेंगे तो इतना आएगा, 1 बाई सी से करेंगे तो इतना आएगा। तो देखो, तो ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो सेम चीज़ ही है। तो मतलब इन दोनों आंसर को देख के आप डरना मत, एक ही बात है। आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि इसको ये प्रूव करो, आपको ये भी आ सकता है कि इसको ये प्रूव करो। दोनों की बात एक ही है, हमें एक ही तरह से क्वेश्चन प्रूव करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनसीईआरटी से डिफरेंट करवाऊंगा। अब डिफरेंट करवाने का कोई रीज़न नहीं है कि मुझे डिफरेंट क्यों करवाना है, क्योंकि एनसीईआरटी वालों का जो मेथड है इसमें, अब उन्होंने क्या किया है, इसमें से ए को कॉमन लिया। अगर मैं फ्रैंकली आपको बोलूँ तो उन्होंने यहाँ से ना ए को कॉमन लिया। अब अगर आप यहाँ से ए कॉमन लोगे, अब देखो पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ पर पहली बात तो आपको 1 प्लस ए 1 1 को देख के आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैं यहाँ से ए को कॉमन ले सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से मैं ए कॉमन लूँगा तो अंदर कितना आएगा 1 बाई ए प्लस 1, ठीक है, 1 बाई ए 1 बाई ए। और जब आप यहाँ से बी कॉमन लोगे, यहाँ से सी कॉमन लोगे, तो कुछ ऐसी टर्म्स बनेंगी और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब एनसीईआरटी वालों को अपना आंसर पहले से ही पता है, उनको पता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि आप क्वेश्चंस को बस क्रैम करो कि इसमें से हमें यही स्टेप्स करने हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को मैपिंग के अकॉर्डिंग ही करवाऊँगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आता है तो
आप ये कभी स्टेप सोच भी नहीं सकते। मान लो अगर आपने ये क्वेश्चन कभी नहीं पहले किया तो आप ये वाला स्टेप सोच भी नहीं सकते कि इसमें से मैं ए को कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से बी को, इसमें से सी को, क्योंकि ये टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं। यहाँ पर ये 1 1 और 1 1 की बात कर रहे हैं, 1 + a की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये 1/a 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 + 1 की बात कर रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, तो इसलिए मैं ये जो मेथड आपकी एनसीईआरटी में इसको इग्नोर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं अपनी। आप करना चाहते हो तो एनसीईआरटी मेथड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो गलत है, वो सही है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो जस्ट क्रैमिंग वाला मेथड है कि ए को कॉमन लो। आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप कोई भी स्टेप क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर लिख लो 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। मैं आपको इसको मैपिंग से ही करवाऊँगा। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखो आपको पता है कि ये मतलब हमारी जो डिटर्मिनेंट है हमारा। ठीक, अब देखो हम मैपिंग की बात कर लेते हैं। आपको पता है हमारा क्वेश्चन इस कैटेगरी में तो नहीं है कि सेम एलिमेंट्स इन ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स बट इन ऑल्टरनेट पोजीशन से, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 1 + a यहाँ पर नहीं है, यहाँ 1 + b यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये एनी अदर सिमेट्री या विदाउट सिमेट्री कुछ भी समझ लो, इन दोनों कैटेगरीज में जो मर्जी आए, आपने क्या करना है, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करनी है जो एनसीईआरटी वालों ने की है। बट मुझे कॉमन ले सकते हो, बट मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में, कॉमन ले सकते हो आप किसी में से भी कुछ, बट वो टर्म्स जो हैं वो आपको दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, मतलब ईजी लगनी चाहिए, तो इसलिए मैं कॉमन तो नहीं लूँगा। ट्राइंग टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी रोज और कॉलम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 ट्राइंग टू मेक जीरोस। तो मैं ये वाला स्टेप करूँगा कि मैं ज़ीरो बनाने की कोशिश करूँगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा स्टेप कर रहे हो। मैंने देखा ये मेरे पास ये क्वेश्चन है, मैंने देखा ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये एनी अदर सिमेट्री या विदाउट सिमेट्री कैटेगरी में आ रहा है, तो मतलब मुझे क्या करना है, या तो कॉमन कुछ निकालना है या ट्राइंग टू मेक जीरोस। अब जीरो यहाँ पर बन रहा है, देखो ये 1 और 1 सेम है, तो मैं इसी को पहले ज़ीरो करूँगा। देखो ये रो 2 में है, ये रो 3 में है, तो मैं रो 2 में मान लो ऑपरेट करने वाला हूँ, रो 2 माइनस रो 3, तो मैं ये स्टेप करूँगा। ठीक है, तो ऐसा करो, रो 1 को आप वैसे ही लिख लो, 1 + a 1 1। अब देखो रो 2 की बात करते हैं, रो 2 माइनस रो 3। रो 2 में 1 है, रो 3 में 1 है, कितना आएगा 0। यहाँ पर 1 + b है, यहाँ पर 1 है, तो कितना आएगा b। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 + c है, तो कितना आएगा 1 - 1 - c, तो -c। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 + c, तो देख लो हमने अपनी पहली ज़ीरो बना ली। अब और सोचो कि हम और कोई ज़ीरो बना सकते हैं। यस, ये दोनों, इस रो 1 में से मैं रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और ये ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, तो वो करते हैं। तो देखो रो 1 में से मैं रो 3 सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं, देखो रो 1 माइनस रो 3, अगेन रो 1 में 1 + a है, रो 3 में यहाँ पर 1 है, तो कितना रह गया a। तो यहाँ पर आप लिख लो a, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कितना आ गया 0, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 + c, तो कितना आएगा -c। तो ये मैंने रो 1 को चेंज कर लिया। अब यहाँ पर 0 वैसे ही लिख लो, यहाँ पर 1 1 1 + c। ठीक है, अब देखो आप मेरी तरफ से फ्री हो, आपको जब लगे कि सर हमें अब इसको एक्सपेंड करना, आप कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपने मेरे को कॉपी करना है, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने मेरे वाले स्टेप्स कॉपी करने हैं। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि इन दोनों को ज़ीरो किया जा सकता है, तो अब उन दोनों को ज़ीरो कर लो, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब देखो हमेशा की तरह आपको गलती बताऊंगा जो आप गलती कर सकते हो एग्ज़ाम में। देखो बच्चे दो तरह से सोच सकते हैं कि सर हम इनको ज़ीरो कर सकते हैं और सर हम इनको ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, ज़ीरो हो सकते हैं, दोनों सेम है, ज़ीरो हो सकते हैं, बट ये दोनों ही स्टेप मैं नहीं करने वाला। उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने आपको बहुत बार बताया। अब देखो मान लो इस रो में से अगर आप रो 1 में से अगर आप रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, रो 1 में से अगर आप रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये ज़ीरो बन जाएगा। रो 1 में से अगर रो 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये ज़ीरो बन जाएगा, बट ये वाली ज़ीरो इससे ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे स्टेप हम नहीं करते।
सेम वे से अगर इसका उल्टा सोचें, रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 बन जाएगा, ओके, बट ये वाली 0 ख़राब हो जाएगी। तो हमें ऐसे कोई भी स्टेप नहीं करने जिनसे हमारी खुद की बनाई हुई 0 ख़राब हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, अब बच्चे कहेंगे सर इसको 0 कर लेते हैं, इसको 0 करोगे तो C2 माइनस C1 करना पड़ेगा, तो ये वाली 0 ख़राब हो जाएगी इससे। और अगर इसको 0 करोगे C1 माइनस C2 करना पड़ेगा, तो ये वाली 0 ख़राब हो जाएगी। तो हम ये दोनों स्टेप्स नहीं कर सकते। अब चाहता तो मैं सीधा इसके बाद एक्सपेंड कर सकता था, बट ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको पता लगे कि हमें ऐसे स्टेप्स नहीं करने जिनसे हमारी खुद की बनाई हुई 0 ख़राब हो जाए। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट उससे फ़ायदा क्या, जो हमने 0 बनाया उसको खुद ही ख़राब कर लिया। अगर हमने एक 0 बना भी ली और उससे 0 ख़राब हो जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं ऐसा करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग थ्रू रो 1, ठीक है। तो रो 1 से इनको एक्सपेंड करते हैं। आपको पता है सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट होंगे, ए से, पॉजिटिव। पहले इसको ब्रेक करेंगे ना, तो ए वाली रो और ए वाली कॉलम को छोड़ देते हैं, तो B1 माइनस C1 प्लस C। अब आगे चलते हैं, आगे कितना है, -0, ठीक है। तो 0 वाली रो और 0 वाली कॉलम को छोड़ दो, वैसे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, ठीक है। बस आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब और आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या है, सॉरी -C है यहाँ पर, ठीक है। तो -C वाली रो और -C वाली कॉलम को छोड़ दो, तो 0B1 1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको हमें ब्रेक कर लिया, अब इसको एक्सपेंड भी कर लेते हैं, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, ठीक है। तो करते हैं, कितना आएगा, B इंटू 1 प्लस C माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, 1 इंटू माइनस C। बस इस माइनस प्लस में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हमेशा माइनस लिखना है। यहाँ पर कितना आया था, -C, -0। इसको तो वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, चलो। लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस जो बाकी रह गया, 1 इंटू माइनस C, यहाँ -C। फिर से अगेन लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, 0 इंटू 1 0 माइनस जो बाकी रह गया, बाकी कितना रह गया, 1 इंटू B। तो देख लो हमारे पास कितना रह गया, थोड़ा सॉल्व करते हैं। B इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्लस BC, यहाँ पर कितना है, +C, -0 0 प्लस C माइनस B। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, AB प्लस ABC प्लस AC। मैंने A को मल्टीप्लाई कर लिया, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर प्लस BC। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, ABC प्लस पहले BC लिख लो, प्लस उसके बाद AC है ना, इसको CA लिख लो, उसके बाद AB, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से मैच करना चाहते हो तो इसमें से ABC को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा, यहाँ पर 1। अब ये BC है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ABC कॉमन लिया ना हमने, 1/A, ठीक है। यहाँ पर CA है ना, CA तो बाहर आ गया, 1/B, फिर AB 1/C। मुश्किल लग रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ABC को 1 से किया तो ABC, ABC को 1/A से किया तो BC आएगा, ABC को B से किया तो AC आएगा, ABC को C से किया तो AB आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो देख लो हमने कितना इजीली क्वेश्चन कर लिया। और अगर आप इसका सोल्यूशन NCERT में देखोगे तो मुझे तो वो देखने में मुश्किल लग रहा है। मैंने जस्ट 2 0 बनाए, इसको एक्सपेंड कर दिया और ये क्वेश्चन बहुत इजी था। कोई भी ज़रूरत नहीं है इसमें से A को कॉमन लेने की या B को या C को, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा। जब वो कोई स्टेप हमें दिख ही नहीं रहा तो हम वो कैसे कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि उसको याद रख के करें कि इसमें से हमें A ही कॉमन लेना है या B ही कॉमन लेना है या हमें C ही कॉमन लेना है। तो इस तरह के कोई भी स्टेप मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसे स्टेप्स करो, इसलिए मैंने आपको मैपिंग दी है कि आपको पता हो कि हमें क्या करना है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर हमारा जो हमारा सोल्यूशन है वो NCERT से मैच करे, हमारा आंसर NCERT के साथ मैच करना चाहिए बस। तो हम देखो कहाँ से स्टार्ट हुए थे,
1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। तो हमारे पास कितना आ गया देख लो, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी था। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस मुश्किल एक्सरसाइज की सभी एग्जांपल्स को आपको डिटेल में समझा पाऊँ, और साथ साथ मैंने आपको मैपिंग से भी आपको जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मैपिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप ये इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इन क्वेश्चंस में दिक्कत यही है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि हम क्वेश्चन में जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको मैपिंग दी है, और साथ साथ मैंने मैपिंग आपको एग्जाम्पल से जोड़ा भी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आएँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।